हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में देखिए हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के आगे बढ़ना है। मतलब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 अकाउंट्स में से एक अकाउंट को समझ लिया था, करंट अकाउंट हम कर चुके हैं। आज के सेशन में हमको कैपिटल अकाउंट और फॉरेक्स यानी फॉरेन रिजर्व के बारे में समझना है। आई होप आप लोगों ने करंट अकाउंट वाली जो वीडियो है वो देख ली है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा था ट्रेड डेफिसिट किसको कहते हैं, हमने देखा था करंट अकाउंट डेफिसिट किसको कहते हैं, विजिबल इनविजिबल पार्ट क्या होते हैं। अब हमें कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कह बताना चाहूंगी कि जो हमारी ऐप है परचम ऐप, उन्होंने आप लोगों के लिए करंट अफेयर की समस्या को पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। हमारी करंट अफेयर्स की ईयर बुक ऐप पर आ चुकी है, आप लोग एनरोल कर सकते हो। इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर 2022 के, मतलब जो पिछला साल है उसके एक साल के अंदर जो भी कुछ घटा है, जो भी कुछ दुर्घटनाएं घटी है, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। चाहे वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, अवार्ड से रिलेटेड हो, बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, ऑबिचुरीज है, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, हर तरीके के इंडेक्स रैंकिंग सब कुछ इसके अंदर कवर किया गया है। ये बुक आपको हमारी ऐप से ही परचेज करनी पड़ेगी और इसको खरीदने के बाद आप इसके प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर ये अवेलेबल होगी। इंग्लिश मीडियम की बुक हम ऑलरेडी बहुत पहले से लॉन्च कर चुके हैं, अब हिंदी मीडियम में भी ये अवेलेबल है। परचम क्लासेस की ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है। कुछ और मैं बता दूं कौन से कोर्सेज हमारे अभी न्यू ऐप पर आए हैं। एसएससी जीए का एक कोर्स है जो पूरा रिकॉर्डेड है, जिसके अंदर स्टैटिक जीए, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ कवर किया जा रहा है। हमारी पूरी टीम ने मिलकर उसको प्रिपेयर किया है। एक कोर्स जो है वो सिर्फ इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है, जिसको मैं 0 से लेके हाई लेवल तक के लिए कवर करवा रही हूँ। दोनों ही कोर्सेज पे अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए, देन यूज कोड PAYL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। तो अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के कि आज की क्लास में क्या होने वाला है। देखो, मैंने आपको ये बता दिया था बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है और फॉरेक्स होता है। क्यों हम करंट कैपिटल को ऑटोनोमस कहते हैं बताया था, इसको अकोमोडेटिव कहते हैं बताया था। अब हमने करंट अकाउंट को तो डिटेल में पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में, जिसने नहीं देखा प्लीज जाके देखे। और अब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। तो जो कैपिटल अकाउंट है इसके फर्दर 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है बोरोइंग, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी ईसीबी। एक होता है इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, और एक होता है बैंकिंग कैपिटल यानी कि बैंक की पूंजी। ये 3 सेक्शन कैपिटल अकाउंट में आते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसके साथ आपको रूबरू करवाना चाहती हूँ, लाइक एफडीआई एंड एफपीआई। एडीआर, जीडीआर, आईडीआर क्या होता है वो अभी के लिए मैं स्किप कर रही हूँ। इन फ्यूचर जरूर आप लोगों को मैं समझाऊंगी कि एडीआर, जीडीआर, आईडीआर क्या होता है, एफसीएनआर क्या होता है, नरेरा, नॉर क्या होते हैं। बट अभी मैं इस चीज को थोड़ा सा करंट से जोड़ के आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, और जो भी चीजें अभी करंट में चल रही है हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सीरीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक एक करके सारी बातें पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि कैपिटल अकाउंट जो होता है स्टूडेंट, वो लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए होता है। वो लॉन्ग टर्म रिलेशन यानी कि लंबे समय के लिए अगर कुछ आवाजाही हो रही है उसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला भाग क्या है, बोरोइंग यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होती है इसका मतलब क्या होता है, कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए आप जो भी चीजें विदेश से लेके आते हो फॉर कमर्शियल पर्पस, मतलब कि आपने जो भी लोन लिया है फॉर योर कमर्शियल पर्पस फ्रॉम फॉरेन, फॉरेन से आप कुछ लोन ला रहे हो कमर्शियल पर्पस के लिए, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ऐसा नहीं है कि मुझे तो पढ़ाई करनी है और मैं लोन लेके आ रहा हूं, हांगकांग से लोन ला रहे हैं हम, उसको ईसीबी नहीं कहेंगे। आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई इंडस्ट्री है, आपको लोन चाहिए, इंडिया के अंदर आपको लोन महंगा मिल रहा है, इंडिया के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट महंगा पड़ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप फॉरेन नेशंस की मदद से वहां से लोन लेके आ रहे हो, इसको कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है। अभी क्या कहा हुआ है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 2.5 बिलियन डॉलर, भाई मान लीजिए आपने विदेशों से 5 बिलियन डॉलर जो है वो उधार ले लिया, लाइक नीरव मोदी ने अभी लिया था ना, स्कैम भी हुआ था, तो उसने अपनी जो डायमंड की इंडस्ट्री है उसके लिए उसने लोन लिया था बाहर से और स्कैम हो गया था। तो वो क्या है, वो एक तरीके का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, क्योंकि उसने कमर्शियल पर्पस के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज से यानी भारत के बाहर से बोरो किया है, लोन लिया है। ठीक है।
तो आप कितना भी लोन ले आओ, आप मैक्सिमम $2.5 बिलियन ही एक साल में कन्वर्ट करवा सकते हो। आपने $10 बिलियन भी अगर लिया है तो आप इसको पूरी से रुपी में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, आप केवल $2.5 बिलियन ही इसको रुपी में कन्वर्ट करा सकते हो, क्योंकि हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं है आज भी। करंट अकाउंट के पर्पस के लिए जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, आप 100 का 100% पैसा रुपी में कन्वर्ट करा सकते हो। आप करंट अकाउंट के पर्पस के लिए अगर आपने पैसा बाहर से लिया है, आपने किसी दूसरी करेंसी में पैसा लिया है, आप कितने भी रुपए में कन्वर्ट करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैपिटल अकाउंट के लिए कुछ लिमिट्स बनी हुई है। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में आप कितना भी पैसा ले आओ, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम $2.5 बिलियन ही आप रुपी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के बारे में आपको समझ आ गया। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? निवेश किसको कहते हैं? अलग अलग तरीके से निवेश होता है। कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मैं फिलहाल के लिए इसको स्किप कर रही हूं, मैं आपको लेके चलती हूं एफडीआई और एफपीआई पे, जिसको आज के दिन एफआईआई नहीं जाना जाता। पहले एफआईआई एक कैटेगरी होती थी, अब इस कैटेगरी को मर्ज कर दिया गया है एफपीआई में। तो जान लेते हैं एक बार कि एफडीआई और एफपीआई क्या होता है। ठीक है, एफडीआई और एफपीआई क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने ना यहाँ पे एक दुकान करी है, मैंने इंडिया के अंदर एक कोई शॉप करी है, मतलब मैंने कोई इंडस्ट्री है, मेरी कोई इंडस्ट्री है, शॉप भी क्यों कहे, मैंने कहा मेरी एक इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को बनाने में मैंने 100 रुपीज का कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट किया है, 100 रुपीज का कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब यहां से कोई एक यूएसए की कंपनी है, वो यूएसए की कंपनी क्या बोली कि हम आपको 9 रुपीज देना चाहते हैं, हम आपकी कंपनी में 9% का निवेश करना चाहते हैं, 9% हिस्सेदारी आप हमारी कर दो। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर एक इंग्लैंड की कंपनी है, यूके की कंपनी है, उसने क्या कहा कि हम आपको 11 रुपीज जो है आपकी कंपनी में लगाना चाहते हैं, यानी 11% की हिस्सेदारी आप हमारी कर दो। ठीक है, हम इंडस्ट्री के अंदर 11% की हिस्सेदारी आपसे चाहते हैं, भाई मतलब हमारी हिस्सेदारी 11% की आप अपनी कंपनी में रख दो। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9 रुपया यहां से आ गया, 11 रुपया यहां से आ गया। ठीक है, अब बचा कितना? तो 80 रुपीज मैंने खुद का लगा लिया और 20 रुपए इन दोनों का हो गया। तो अब इनके नामकरण की बारी आई कि मैं नाम क्या दूंगी इनको। मैं यूएसए वाली इंडस्ट्री को कहूंगी ये क्या है, ये एफपीआई है। मैं यूके वाली इंडस्ट्री को क्या कहूंगी, ये क्या है, ये एफडीआई है। एफडीआई का पूरा नाम क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पूरा नाम इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और एफपीआई का पूरा नाम क्या होता है स्टूडेंट? इसका पूरा नाम होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? अगर कोई फॉरेन कंपनी, फिर से ध्यान से सुनना, अगर कोई फॉरेन एंटिटी, फॉरेन कंपनी भारत के अंदर यानी भारत की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है 10% से कम का, लेस देन 10% करती है अगर, तो हम उसको क्या कहेंगे? वो क्या है? वो एफपीआई है। लेस देन 10% अगर करती है तो हम क्या कहेंगे? वो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। और अगर कोई कंपनी, अगर कोई फॉरेन एंटिटी इंडियन कंपनी में 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करती है, यानी मोर देन 10% निवेश करती है, मोर देन 10% इन्वेस्टमेंट करती है, तो हम उसको क्या कहेंगे? वो क्या है? एफडीआई है। ज्यादा पैसा कौन लगा रहा है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो लगाते हैं वो ज्यादा लगाते हैं, और फॉरेन पोर्टफोलियो वाले जो होते हैं वो कम पैसा लगाते हैं। अब तुम एक बात खुद ध्यान से समझना, आपने ना 2 कंपनी में पैसा लगा दिया, ध्यान से समझना, आपने एक इस कंपनी में पैसा लगा दिया, एक इस कंपनी में पैसा लगा दिया। ये बी कंपनी है, ये ए कंपनी है। यहां आपने 1% यानी यहां पे आपने 1 रुपया लगाया है और यहां पे आपने 1 करोड़ रुपया लगाया है। ठीक है, अब तुम किसके लिए दुआ करोगे कि कौन सी कंपनी फेल ना हो जाए? आप कहोगे मैडम हम तो ना कंपनी बी के लिए दुआ करेंगे कि ये फेल ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका ज्यादा पैसा लगा हुआ है। इधर क्या कहोगे? अरे यार कोई बात नहीं, वैसे तो फेल नहीं होनी चाहिए, बट हो भी रही है तो इट्स ओके, एक ही तो रुपया है, कोई नहीं, भुगत लेंगे। लेकिन यहां पे आप क्या चाहते हो? ये कंपनी फेल नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर कंपनी फेल हो गई तो आपको एक ह्यूज लॉस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब आप एफडीआई और एफपीआई वालों के लिए सोचो। जो एफडीआई वाले होते हैं, जो ज्यादा निवेश करते हैं, उनका अपने साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनता है।
वो दिल से हमारे साथ जुड़ते हैं, यूं मान के चले लॉन्ग टर्म रिलेशन बनता है। वैसे तो बिजनेस में क्या दिल क्या दिमाग, लॉन्ग टर्म रिलेशन बनता है, ठीक है। और वो एक स्टेबिलिटी के साथ भारत के साथ जुड़ते हैं, स्टेबिलिटी के साथ, ज्यादा स्टेबल होते हैं वो। ऐसा नहीं है आज पैसा लगाया कल निकल लिए, क्योंकि उन्होंने ज्यादा निवेश किया है। उनका इंटरेस्ट हमारी कंपनीज में ज्यादा होगा, क्योंकि उनको भी चिंता है कि ये कंपनी डूबनी नहीं चाहिए, नहीं तो हमें नुकसान हो जाएगा। जबकि एफपीआई वाले कौन होते हैं? ये उड़न परी होती है, आज यहां है कल कहीं और है, परसों कहीं और है। जिस मार्केट में फायदा दिख रहा है ये अपना पैसा वहां ले जाते हैं। इनके साथ शॉर्ट टर्म रिलेशन होता है, शॉर्ट टर्म रिलेशन होता है। ये लेस स्टेबल होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं। एफडीआई वाले क्योंकि ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, इस वजह से वो इंडिया में अपनी पूरी टीम लेके आएंगे, पूरा मैनेजमेंट लेके आएंगे और फिर यहाँ पे आके काम करेंगे। लाइक डोमिनोज, ठीक है, लाइक डोमिनोज इंडिया का नहीं है, ठीक है, डोमिनोज इंडिया का नहीं है, ठीक। तो सीसीडी, कैफी कॉफी डे, ये सब इंडिया की ब्रांड्स नहीं है, ये फॉरेनर है, लेकिन ये भारत के अंदर अपना पूरा मैनेजमेंट लेके आते हैं और हमारे बच्चों को भी नौकरी देते हैं। जबकि जो ये एफपीआई वाले हैं, ये कोई मैनेजमेंट यहाँ पे उठा के नहीं लाए हैं, दूर बैठे इन्होंने हमारे शेयरों में पैसा लगा दिया। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ये ले नहीं रहे, क्योंकि नाम मात्र पैसा है, आज है कल क्या पता चाइना की तरफ चले जाए, क्या पता बांग्लादेश की तरफ चले जाए। मतलब ये जो है ये लेस स्टेबल होते हैं, और एफडीआई वाले जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक, तो अब थोड़े से हम डिफरेंस देख लेते हैं। एक और बात याद रखना आप, जो ये एफडीआई और एफपीआई का कैटेगराइजेशन मैंने आपको बताया है, ये किसने बताया था? ये मायाराम पैनल ने बताया था। मायाराम पैनल बिठाया गया था 2011 में, तब उसने ये कैटेगराइजेशन, ये क्लासिफिकेशन बताया था कि 10% से ज्यादा का निवेश तो एफडीआई कहलाएगा, 10% से कम का निवेश एफपीआई कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बातें याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफपीआई इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मोर देन 10% इन इंडियन कंपनी क्या कहलाएगा? एफडीआई। और इन्वेस्टमेंट अप टू 10% इन इंडियन कंपनी एफपीआई। एफडीआई वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि पैसा ज्यादा लगा है, एफपीआई वाले कम स्टेबल होते हैं क्योंकि पैसा कम लगा है। इनका मैनेजमेंट और प्रोडक्शन में भी रोल होता है, इनका मैनेजमेंट और प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते हैं। ये भारत में आके काम कर रहे हैं, एफडीआई वाले भारत के अंदर आके प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जीडीपी बढ़ेगा। जबकि एफपीआई की वजह से बहुत ज्यादा जीडीपी नहीं बढ़ता है। तो ये कैटेगराइजेशन था एफडीआई और एफपीआई में, जिसको हमने समझा। अब तुम एक बात को समझो, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसके साथ भारत के रिलेशन कोर्डियल नहीं है। वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे भारत बर्बाद हो जाए। अब उन्हें पता है कि अगर हम भारत में अटैक करेंगे, अगर हम भारत के अंदर मिसाइल अटैक कर रहे हैं, न्यूक्लियर अटैक कर रहे हैं, तो भारत भी कम नहीं है, भारत जवाब देगा उस बात का। तो क्यों ना मैं अलग अलग तरीके से अटैक करने की सोचूं, क्यों ना मैं भारत के यूथ को लत लगा दूं, यानी कि नारकोटिक्स की, नशे की लत लगा दूं। और ये जो लोग हैं, जो भारत के बच्चे होंगे, ये बिगड़ के, मतलब ये बिल्कुल इनका यूथ जो है वो खत्म हो जाएगा, जिनके यूथफुल लाइफ है, यानी इंडिया का जो भविष्य है वो खत्म हो जाएगा। तो नारकोटिक्स के अंदर विदेशी लोग चाहेंगे कि भारत के बच्चे इस लत में पड़ जाए। ऐसे ही टोबैको का कोई काम है, विदेशी लोग चाहेंगे हम भारत के अंदर बहुत सारी टोबैको की फैक्ट्रीज लगा दे, वहां के बच्चों को आदत होगी और भारत खराब हो जाएगा। तो ऐसी चीजों के लिए भारत भी समझदार है। भारत ने भी कुछ ऐसी चीजों के लिए एफडीआई को बैन कर रखा है। क्या कह रखा है? कुछ काम ऐसे हैं जिसमें फॉरेन लोग जो है वो निवेश कर ही नहीं सकते, वो अपनी इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर कर ही नहीं सकते। कुछ काम ऐसे हैं। वो काम कैसे हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस किस चीजों में प्रोहिबिट कर रखी है? सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी, कहीं पता लगे हमारे ही सामान का यूज करके हमारे यहाँ ही बॉम्ब फोड़ के चला गया कोई। फिर रेलवे ऑपरेशंस एक्सेप्ट मेट्रो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो अपना आईआरसीटीसी है ना, इंडियन रेलवे, उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। हाँ, उसके जो रेलवे स्टेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो हो सकता है, और मेट्रो में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। टोबैको प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट बिजनेस, फार्म हाउस, चिट फंड, निधि कंपनी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, लॉटरी, ये सब कामों के अंदर 0% एफडीआई है, 0% फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। कोई भी फॉरेनर इन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इन कामों में 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, ये होती कैसे है? स्टूडेंट्स, ये 2 तरीके की होती है।
एक को कहते हैं ऑटोमेटिक रूट। क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक रूट, मतलब आपको किसी से नहीं पूछना, आपको डायरेक्ट भारत के अंदर इन्वेस्ट कर देना है। और एक होता है अप्रूवल रूट, जहां पे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट से पहले। किससे? डिपार्टमेंट, मतलब कॉमर्स मिनिस्ट्री से। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो कुछ काम ऐसे हैं जहां पे आपको किसी से नहीं पूछना, डायरेक्ट निवेश करना है, उसको तो कहेंगे ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर इंडियन गवर्नमेंट अप्रूवल। और कुछ ऐसे होते हैं जहां पे आपको अप्रूवल लेने की नीड होगी, उसको हम क्या कहते हैं? अप्रूवल रूट। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो था, इसको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, और ये कह दिया गया कि अगर इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ से ज्यादा की है तो सीधा कॉमर्स मिनिस्ट्री यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से आप लोगों को पूछना पड़ेगा, अगर 5,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है तो। पहले ये सारे काम कौन करता था? FIPB वाले, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वाले पहले ये सारा अप्रूवल देते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया? इसको एबॉलिश कर दिया और ये कहा कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर होता है, वो ही सारा अप्रूवल देंगे। और अप्रूवल भी कब देंगे? जब इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ से ज्यादा की हो। ठीक है, तो ये बातें हमने समझी। अब देखो क्या होता है, कुछ नेशंस ऐसे होते हैं, भारत के कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं जिससे भारत ज्यादा कंसर्न रहता है, जिनको लेके। तो भारत ने कुछ ऐसे नेशन स्पेसिफिक अप्रूवल भी कर रखे हैं। अगर FDI इन नेशंस के अंदर आता है तो गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत होगी, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। अगर कोई पाकिस्तान से कोई कंपनी भारत में निवेश करना चाह रही है, अफगानिस्तान से कोई कंपनी भारत में निवेश करना चाह रही है, चाइना से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, इन नेशन से अगर कोई एंटिटी इंडिया में निवेश करना चाह रही है और वो किसी भी बिजनेस में कर रही है और कितना भी परसेंट कर रही है, तो आपको अप्रूवल की जरूरत होगी। ये क्या है? ये कुछ नेशंस के लिए आपने स्पेसिफिक ऐसा कर दिया। तो नेशन स्पेसिफिक अप्रूवल क्या है वो भी हमने समझा। अब इंडिया का FDI इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए क्या रूल्स बताते हैं। देखो, दो तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। ई कॉमर्स क्या होता है? जैसे आप देखते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक आप लोग परचेज करते हो, जैसे कि आप लोग फ्लिपकार्ट से, अमेजोन पे से, इन सब चीजों से आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही यानी आप अपनी शॉपिंग कर लेते हो। ठीक है, एक व्यापार चलता है इलेक्ट्रॉनिकली। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग जिसको कह रहे हो। तो ये दो तरीके का होता है। एक होता है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, एक होता है मार्केट बेस्ड मॉडल। जो आपका अमेजोन है वो मार्केट बेस्ड मॉडल है, जो आपका फ्लिपकार्ट है वो मार्केट बेस्ड मॉडल है। मार्केट बेस्ड मॉडल क्या होता है? इनके खुद के कोई प्रोडक्ट नहीं है, फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या करते हैं? ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहां पे मान लीजिए मैं कह रही हूं कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, एक हीटर है। ठीक है, अमेजोन ने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के नाम लिख दिए। भाई ये हीटर किसका है? ये हीटर जो है वो प्रेस्टीज का है। ये हीटर किसका है? ये हीटर फिलिप्स वालों का है। ये हीटर, अब अगला दिखा दिया उसने, इनालसा वालों का है। ठीक है, अगला दिखा दिया नियॉन वालों का है। इस तरीके से अलग अलग कंपनीज दिखा दी और यहाँ पे उनके प्राइसेस बता दिए। आप किसी भी कंपनी से उसका जो हीटर है, उसका जो प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हो। कहाँ पे जाके? अमेजोन की साइट्स पे जाके। तो अमेजोन खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है। अमेजोन क्या कर रहा है? सेलर को और बायर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है। इसको कहते हैं मार्केट बेस्ड मॉडल। यहाँ पे 100% इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के अंदर FDI परमिट नहीं है। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल क्या होता है? खुद का प्रोडक्ट बना के फिर इसको ऑनलाइन बेचना, खुद का प्रोडक्ट बना के फिर उसको ऑनलाइन बेचना। तो इसके अंदर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर निवेश नहीं कर सकता, बिकॉज क्या पता वो कल को क्या बना के बेच देंगे जिससे भारत की सिक्योरिटीज को थ्रेट हो सकते हैं। तो इसलिए हमने इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में 0% FDI कर रखा है और मार्केट बेस्ड मॉडल में 100% FDI की परमिशन दे रखी है। ठीक है, FDI के टॉप 5 सेक्टर्स हैं और टॉप 5 नेशन है जहां से FDI भारत के अंदर आता है। सिंगापुर से सबसे ज्यादा FDI आता है, फिर USA से, फिर मॉरिशियस से, फिर नीदरलैंड से और फिर जापान से। सेक्टर्स, किन किन सेक्टर में सबसे ज्यादा FDI आता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और टेलीकम्युनिकेशन। ये 5 सेक्टर हैं जिनमें सबसे ज्यादा FDI आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले टर्म की बात करते हैं, दैट इज फॉरेक्स। फॉरेन करेंसी यानी फॉरेन रिजर्व। फॉरेक्स के अंदर 4 चीजें होती हैं।
फॉरेन रिजर्व के अंदर 4 चीजें होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है फॉरेन करेंसी एसेट, जिसके अंदर क्या आ जाएगा? डॉलर आ जाएगा, यूरो आ जाएगा, येन आ गया, युआन आ गया और पाउंड आ गया। ठीक है, फॉरेन करेंसी एसेट यानी विदेशी देशों की मुद्राएं, विदेशी देशों की करेंसी। फिर गोल्ड, एसडीआर। एसडीआर क्या होता है? जब मैं आपको इंटरनेशनल लेवल पे मतलब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये सब समझाऊंगी तब बताऊंगी। ये आईएमएफ से जुड़ा हुआ एक करेंसी है, आप ऐसा मान के चलते हो। फिर है रिजर्व ट्रांसपोजिशन, ये भी क्या है? ये भी आईएमएफ से जुड़ा हुआ है। ये 4 चीजें जो है वो फॉरेन रिजर्व में होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व कौन से देश का है? चाइना का है, $3 ट्रिलियन का। फिर जापान का है, फिर स्विट्जरलैंड का है और चौथे नंबर पे इंडिया का है। अभी मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि आने वाले पिछले 2 महीनों के अंदर भारत का जो फॉरेन रिजर्व है बहुत कम हो गया है। उसकी वजह है इंडिया की करेंसी का डेप्रिसिएशन। ठीक है, अभी उन सब चीजों में मैं नहीं जा रही, मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ है। डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, एक्सचेंज रेट वाली वीडियो में जाना, क्यों फॉरेक्स कम होता है उसकी वजह से, तो सब बातें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है एक्सचेंज रेट वाली वीडियो में। आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि फॉरेक्स में 4 चीजें आती हैं, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, एसडीआर और आरटीपी, और कौन से देश में कितना, मतलब कौन सा देश सबसे ज्यादा फॉरेक्स रखता है और भारत का रैंक क्या है, ये चीजें हमने देखी। अब देखो, कल की क्लास में हमने करंट अकाउंट डेफिसिट देखा था। मैंने आपको क्या बताया था? करंट अकाउंट डेफिसिट। ये करंट अकाउंट डेफिसिट कब हो रहा था? जब आपका इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है। इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, उस केस में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। यानी इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो मतलब अपने यहां से डॉलर की पेमेंट ज्यादा बाहर जाएगी और हमारे देश के अंदर डॉलर जो है वो कम आएंगे। ठीक है, बाहर ज्यादा चले गए और अंदर भारत के अंदर डॉलर कम आए, उस केस में हमको लॉस हो जाता है। तो अब इंडिया ने देखा हम किस किस तरीके से एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं या किस किस तरीके से हम लोग इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम क्रूड ऑयल का करते हैं। भारत ने सोचा क्या हम क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम कर सकते हैं? तो इंडिया ने दिमाग लगाया और सोचा कि हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। लेकिन एक गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसको हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, और अगर हम गोल्ड के अंदर कुछ ऐसा कर दें कि हम इंपोर्ट कम कर दें तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सॉल्व हो जाएगा और एक्सपोर्ट को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए या गोल्ड को कंट्रोल करने के लिए ये 4 स्कीम्स जो है वो भारत ने चलाई है। वैसे तो बहुत सारी है बट मेनली 4 मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। देखो, जो पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना था वो कांडला गुजरात के अंदर बना था। कहां? कांडला गुजरात के अंदर बना था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है? पूरे भारत के अंदर एक ऐसा क्षेत्र, पूरे देश के अंदर एक ऐसा क्षेत्र जहां पे जितनी भी यूनिट्स बनी हुई है, जितनी भी फैक्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री बनी हुई है, वो सब ऐसा माल प्रोड्यूस करती है जिनको आपको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप प्रोडक्शन कर रहे हो, और ये जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इन सबको टैक्स के अंदर कुछ छूट दे दी जाती है कि इतने साल तक आपको टैक्स नहीं भरना। उसको क्या कहते हैं? उस पीरियड को जब इनको टैक्स नहीं भरना उसको हम टैक्स हॉलीडे कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्स हॉलीडे कहते हैं। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट क्या है? एक ऐसा एरिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? एक ऐसा एरिया है जहां पे जितना भी सामान बनाया जाता है वो एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, तो उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। वो बिल्कुल ऐसे होते हैं भारत के अंदर कुछ विदेशी कंपनी, कुछ ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? ये एक स्पेशल जोन है जिसको बिल्कुल डिमार्केट कर दिया, अलग कर दिया, ताकि फॉरेन टेरिटरी की तरह उसको ट्रीट कर सके, और कुछ टैक्स लॉज और ट्रेड लॉज के लिए, उनके लिए कुछ अलग टैक्स लॉ, अलग ट्रेड लॉ हम बना सके। ठीक है, इन यूनिट्स के अंदर, इन एरियाज के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है उसके अंदर मतलब जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो औरों से या तो कम होते हैं या होते ही नहीं है। कुछ टाइम पीरियड के लिए उनको टैक्स नहीं देना होता है, जिसको टैक्स हॉलीडे कहते हैं। यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो पूरे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अप्रूवल देते हैं कि इस जोन को हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कह दे या ना कह दे। एशिया का फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंडला गुजरात के अंदर बना था 1965 में। आज के दिन भारत में 220 प्लस स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। पहले इसको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के नाम से जाना जाता था। बाबा कल्याणी की रिपोर्ट बहुत फेमस है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेके। अगला क्या है? आईएफएससी अथॉरिटी एक्ट 2019।
आईएफएससी क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेशंस। ये क्या है? ये एक तरीके की गिफ्ट सिटी है, मतलब कि एक ऐसी बॉडी हम बना रहे हैं, एक ऐसी अथॉरिटी हम बना रहे हैं जिसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट को ध्यान देना। ये जो बॉडी है, ये जो अथॉरिटी है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ही बनाई गई है, स्पेशल इकोनॉमिक एक्ट के अंदर ही बनाई गई है। ठीक है, डिटेल में आपको नहीं जाना है क्या होता है क्या नहीं होता है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कर रहे हो तो आपको इनके डिटेल्स की जरूरत होती है। आईएफएससी अथॉरिटी में एक चेयरमैन होता है, बाकी मेंबर होते हैं कहां कहां के? आरबीआई के, सेबी के, आईआरडीएआई के और पीएफआरडीए के। ठीक है, पीएफआरडीए के यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सबके एक एक मेंबर यहां से आईएफएससी अथॉरिटी के अंदर होते हैं और कुछ मेंबर फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा चूज किए जाते हैं। टेन्योर क्या होता है आईएफएससी अथॉरिटी का? 3 साल। रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। ठीक है, ये जो चेयरपर्सन है इसका टेन्योर 3 साल और इनकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। काम क्या होता है? जो भी एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती है इंटरनेशनली प्रमोट करने के लिए, मतलब बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसी होती है जो हम इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं। लाइक आप विदेशों से स्टॉक खरीदना चाह रहे हो, आप विदेशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उन सब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए कुछ आपको रेगुलेशंस, कुछ नियमों की जरूरत होती है। तो आईएफएससी उन सब चीजों को रेगुलेट करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? 2020 अप्रैल में ऐसा अनाउंस किया गया था कि इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में बनाया जाएगा। ठीक है, और अभी बन रहा है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 80-20 स्कीम क्या है गोल्ड के लिए? ये क्या है देखो, आरबीआई ने 2013-14 में 80-20 स्कीम चलाई थी ताकि गोल्ड का यूज भारत में कम हो। क्या कहा गया था कि जो भी गोल्ड है, जितना भी आप बाहर से गोल्ड ला रहे हो, उसका 20% जरूरी है कि आपको किसी ना किसी रूप में वो वापस एक्सपोर्ट करना है। मुझे नहीं पता कि आप कैसे करोगे, सरकार ने कहा हमें नहीं पता कैसे करोगे, लेकिन आपको 20% इंपोर्टेड गोल्ड का वापस एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। चाहे आप ज्वेलरी के फॉर्म में एक्सपोर्ट करो, कैसे भी करो, बुलियन के फॉर्म में, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने 100 किलो गोल्ड बाहर से लेके आए हो तो 20 किलो गोल्ड जो है आपको री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, किसी भी फॉर्म में करो। तो ये 80-20 स्कीम थी गोल्ड के लिए। अब कुछ फैक्ट्स हम पढ़ लेते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताए थे कि भारत जो है किन किन चीजों में, गुड्स का जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किन सामान में करता है, आप देख चुके हो ऑलरेडी, मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूंगी। इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर देखिए, इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां करता है? यूएसए में करता है, यूएई में करता है, चाइना में, बांग्लादेश में, हांगकांग में, सिंगापुर, नीदरलैंड, ब्रिटेन, बेल्जियम और जर्मनी। ये लाइन वाइज लगे हुए हैं। और इंपोर्ट कहां से करते हैं हम सबसे ज्यादा? चाइना से, देन यूएई से, यूएसए से, सऊदी, इराक, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर और साउथ कोरिया से। ठीक है, भारत किन चीजों का सबसे ज्यादा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, या किन देशों के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है? ट्रेड डेफिसिट का मतलब कौन से देश ऐसे हैं जहां से हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और किन चीजों का करते हैं? चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौने। ठीक है, मिडल ईस्ट नेशन से ऑयल लेके आते हैं, जैसे इराक, सऊदी और कतर से। स्विट्जरलैंड से गोल्ड और लग्जरी आइटम लेके आते हैं। साउथ कोरिया से मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आते हैं। ट्रेड सरप्लस किन देशों के साथ है? मतलब जहां पे इंडिया इंपोर्ट तो कम करता है और एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। यूएसए के अंदर केमिकल का, टेक्सटाइल का, ब्रिटेन, नीदरलैंड, टर्की के अंदर चाय का, कपड़ों का, बांग्लादेश और नेपाल में फूड, मेडिसिन और व्हीकल हम भेजते हैं। इंडिया के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर की बात करें तो यूएसए, चाइना, यूएई, सऊदी और हांगकांग है। इन चीजों को याद रखना। अब कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। द ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड। जो ऑटोनोमस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ये क्या कह रहा है? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस को कवर करने के लिए, भाई ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन हो रहा है कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर, बहुत कुछ खींचातानी हो रही है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम कहां से पैसा निकालते हैं? हम फॉरेक्स से पैसा निकालते हैं, हमारी तिजोरी से पैसा निकालते हैं। और फॉरेक्स कैसा अकाउंट है? एक अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन है, यानी कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन को हम लोग अंडरटेक करने के लिए अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, नो। टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, नो।
डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यस, ठीक है। एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में, गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंस है, उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। उसके बाद है करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन लाइक। करंट अकाउंट के अंदर किन किन चीजों को, किन किन ट्रांजेक्शंस को इंक्लूड किया जाता है करंट अकाउंट में, जो पिछली वीडियो में पढ़ा था। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यस। ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यस। इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यस। इन तीनों चीजों को हम इंक्लूड करते हैं, इनकम को भी, ट्रांसफर को भी, और गुड्स और सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ये बताना है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड से एक छोटा शब्द है या बड़ा शब्द है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड से छोटा शब्द है या बड़ा शब्द है। बैलेंस ऑफ ट्रेड तो आपको पता है, विजिबल सेक्शन का एक छोटा सा हिस्सा था बैलेंस ऑफ ट्रेड, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, जिसके अंदर सर्विसेज, जिसके अंदर गुड्स, जिसके अंदर इनकम, बहुत सारी चीजें आ गई। तो आपको इसका आंसर करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रॉडर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिमिलर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड से नैरोअर है। क्या आएगा आंसर, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। आई होप आपको एक आइडिया लगा इस टॉपिक का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।